हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का पिछले साल मतलब कि मार्च 2024 का अकाउंटेंसी और टैक्सेशन का सेमेस्टर 4 का पेपर सॉल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अगर कोई एनईपी स्टूडेंट्स है, ठीक है, एनईपी स्टूडेंट्स मतलब जो इस साल न्यू स्टूडेंट्स है जिसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एडमिशन था, तो एनईपी स्टूडेंट्स को एक बात मैं क्लियर कर लेता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ये सब था। क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट्स को वो सब आते थे, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए वो सब रिलेवेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर पॉसिबल है, आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि ये एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ जो एटीकेटी वाले स्टूडेंट्स है उनको ही आएगा। तो यहाँ पर जो आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो पहली बार सेमेस्टर 4 अभी दे रहे, उनके लिए मैं यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखो, यहाँ पर पहला तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बोला है, एक बार पढ़ ले और फिर आगे करते हैं। देखो, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, 100 रुपए का शेयर है, 70 रुपए पेड अप है, यहाँ पर डिविडेंड रेट है, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये दो अमाउंट तो है, यहां से इतना तो मालूम पड़ जाता है कि सर मेरे को मार्केट वैल्यू तो मिल जाएगी, बिकॉज मार्केट वैल्यू की फॉर्मूला क्या है। तो बोले सर मार्केट वैल्यू मतलब डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू पेड अप पर शेयर। आपने एक शेयर पे कितना रुपए पेड अप किया है, तो बोले सर 70 रुपीज। तो यहां पर मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 12%, तो यहाँ पर 12, ये 8%, तो यहाँ पर 8। ठीक है, देखो सब कुछ दिया ही है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। बस आप सॉल्व करो, 12 डिवाइड बाई 8 इंटू 70 मतलब 105। अभी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर आपको फेयर वैल्यू दे रखी है। देखो, तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो एक तो आती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस आता है मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय क्या, 2। अभी देखो इंट्रिंसिक वैल्यू 110 थी, ठीक है, ये रही। मार्केट वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट हो गई है, देखो 105, तो 105 ले लो, डिवाइड बाय करना है 2। और ये आपके पास नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, जिसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं। ये मल्टीप्लाई करे सामने जाए तो 220 हो जाएगा। 220 इक्वल टू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और प्लस 105। और ये जो 105 है वो सामने ले लो, तो 220 में से 105 क्या कर लो, माइनस, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 220 में से 105 माइनस करो तो आपको 115 आंसर मिल सकता है। ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाए, हो गया। अब देखो यहाँ पर मुझे एक स्टूडेंट्स ने बहुत पहले एक डाउट पूछा था, ये क्वेश्चन मैंने मेरे पैम्फलेट के अंदर भी करवाया हुआ, मैंने मेरा जो रेगुलर लेक्चर है चैप्टर के अंदर, वहां पर भी ये सेम टाइप का क्वेश्चन करवाया है। लेकिन स्टूडेंट ने मेरे को एक डाउट पूछा था कि सर यहाँ पर जो शेयर का अनपेड वैल्यू था, जैसे यहाँ पर 30 रुपीज आप अनपेड है, तो वो आपने माइनस क्यों नहीं किया। तो देखो वो माइनस तब करते हैं जब आप नेट असेट्स निकालते हो, और नेट असेट्स के लिए आप लोग जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो, मतलब नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो जब आपने नेट एसेट निकाली होती है तब आप जो कॉल इन एरियाज है वो आप ऐड करते हो, तो आप उसमें क्या करोगे, जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू निकलेगी, तो उसमें आप जो कॉल इन एरियाज है वो आप माइनस भी करोगे। लेकिन यहां पर हम लोग जो एक आंसर निकाले उसमें ऑलरेडी वो 30 रुपीज जो है
वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, आपको और माइनस नहीं करना है, बिकॉज हम लोगों ने नेट असेट्स के थ्रू ये नहीं निकाला हुआ, ठीक है। बिकॉज आप खुद सोचो, जब आप यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2 करते हो ना, तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू वही लेते हो जो पार्टली पेड अप शेयर की होती है। मतलब जितने शेयर ने पेड अप किया है, 70 रुपीज पेड अप किया, तो 70 रुपीज पेड अप की इंट्रिंसिक वैल्यू और 70 रुपीज पेड अप की मार्केट वैल्यू, इन दोनों को टोटल करके ही निकाला होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई, ठीक है। और देखो मैंने आपको मेरे कोर्स के अंदर 2019 से लेके जितने भी 2024 तक के पेपर है, वो टैक्सेशन में भी, कॉस्टिंग में भी और कॉर्पोरेट में भी, ये सब में मैं आपको अभी दे रहा हूं, और हो भी चुके हैं, ठीक है। 2024 का ही अपना अभी पेंडिंग है, तो वो भी मैं आपको अभी दे रहा हूं। तो ये जितने भी पेपर है वो अच्छे से देख लो, और इवन मेरे रेगुलर लेक्चर जो है उससे कॉन्सेप्ट समझो पहले, फिर जाके आप पेपर देख लो और आराम से आप अच्छे स्कोर कर लोगे, ठीक है। बस जितना करवाया उतना देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर पास होना है तो फिर आप कैसे भी हो सकते हो, वो तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप जितना मैंने बोला उतना कर लो, रेगुलर लेक्चर प्लस मेरे जो पेपर सॉल्यूशन है वो। चल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो लिखा ही है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आपके पास है, तो बस सीधी बात है ना, मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू वाला ही निकाल लो ना। मार्केट वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट इनटू पेड अप वैल्यू। अब मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास है क्या? नहीं है। ये रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, ये रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, ये तो डिविडेंड कितना दे रहे वो है। ये गलती मत करना। ये जब क्वेश्चन पूछा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लिख के आ गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, यहां पर डिविडेंड कितना परसेंट हो सकता है उसका परसेंटेज लेना होता है। तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले तो कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना। तो रेट ऑफ डिविडेंड देखो आप कितना डिविडेंड दे सकते हो, 2.25, ओके। और आपकी फेस वैल्यू कितनी है? बिकॉज आप जब डिविडेंड देते हो ना तो फेस वैल्यू पे कंसीडर किया जाता है। शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, मतलब 10 रुपए पे कंपनी कितना रुपए डिविडेंड दे रही है? 2.25। तो 10 रुपए का शेयर है, मतलब डिनोमिनेटर आपका 10 हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो आपका 2.25 जो डिविडेंड है, तो इंटू 100 आपका डिविडेंड का परसेंटेज 22.5 हो जाएगा। और यही अमाउंट यहां पर लिखनी है, 22.5 इंटू पेड अप वैल्यू। कितना पेड अप वैल्यू है? देखो पेड अप वैल्यू पर शेयर है 9 रुपीज, और ये है आपके पास नहीं है, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और ये आपको आंसर में दे रखा है 18.75। अब बताओ क्या करोगे? 22.5 को 9 से मल्टीप्लाई, और ये जो है ना वो सामने जाए तो डिवाइड में, और ये जो है वो सामने जाए तो इधर, मतलब यहां पर एक्सपेक्टेड रेट और ये 18.75, ओके। बताओ 22.5 इंटू 9 डिवाइड बाई 18.75 कितना आ रहा है? 10.8% आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। हो गया, खत्म कहानी, ओके। आगे बढ़े। आगे ये है कि इफ मिस्टर सुरेश गेट अ बेसिक सैलरी, ओके, 50,000 पर मंथ और 20% ऑफ इट डियरनेस अलाउंसेस, मतलब आपको 50,000 महीने की सैलरी मिलती है और उसके बाद 20% आपको डियरनेस अलाउंसेस मिलता है। 40% डियरनेस अलाउंसेस जो है वो आपको बोला गया डज नॉट पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 40% डीएनएस अलाउंसेस नॉट अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब ये हो गया कि 60% इज पार्ट ऑफ
रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, आपको क्या जरूरत है पता है, ये 60% के बेनिफिट की जरूरत है, मतलब 40% DNS allowances is not a part of retirement benefit. That means that 60% is a part of retirement benefit. आपको क्या बोला गया, he also get the rent free accommodation in अहमदाबाद। इनको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है अहमदाबाद में, मतलब अहमदाबाद में उनको एक रहने के लिए कंपनी की तरफ से घर मिला है, और आपको उसकी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां पर एक बात समझो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, ओके, अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है तो आप निकालते हो BABC सैलरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BABC सैलरी? बी मतलब बोले सर बेसिक सैलरी, ए मतलब ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, और टैक्सेबल अलाउंसेस में डियरनेस अलाउंसेस लेना है, लेकिन तभी लेना है जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, और उतना ही लेना है जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो। फिर यहां पर बी मतलब क्या हो जाता है, बोनस, और सी मतलब क्या हो जाता है, कमीशन। अगर आपके क्वेश्चन में इतना होता है तो आप इस सबको ऐड कर दो, तो आपको मिलता है BABC सैलरी। और ये करना पड़ेगा जब कंपनी ने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हो तब, ठीक है। अब देखो इस आदमी की सैलरी कितनी थी, 50,000 महीने का था, 12 महीने का देख लो ना, तो 6 लाख हो जाएगा। फिर इसका डियरनेस अलाउंसेस कितना था, तो बोले सर 6 लाख का कितना परसेंट मिलता था, 20% मिलता था। ये आपको क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, 20% इज द रिटायरमेंट बेनिफिट, अरे सॉरी 20% इज द डियरनेस अलाउंसेस, ओके, 20% इज द डियरनेस अलाउंसेस, और उसमें से 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका 60% ही कंसीडर करोगे यहां पर, ठीक है। यहां पर डीएनएस अलाउंसेस उतना ही कंसीडर करोगे जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट। 6 लाख का 20% तो मिलता है, 60% कंसीडर करना है, तो 72,000। अब देखो क्वेश्चन में बोनस है तो ऐड करो, कमीशन है तो ऐड करो, अदरवाइज चलेगा, ठीक है। मैं आपको पूरा नियम भी साथ में बता रहा हूं, ताकि क्या है कि साथ साथ में रिवीजन भी होता जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ ये क्वेश्चन करके निकल जाए। क्वेश्चन ऐसे गिनो कि जिससे आपको पूरा टॉपिक एकदम परफेक्टली याद हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका हो गया 6,72,000। अभी देखो अहमदाबाद में घर मिला है। अब अहमदाबाद की क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं दे रखी, इसकी पॉपुलेशन दे रखी है क्या, इसकी पॉपुलेशन दे रखी है, नहीं दे रखी। तो आपको पता ही है ना कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अहमदाबाद की पॉपुलेशन हम 25 लाख से ज्यादा ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं दे रखी है तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम लोग सबसे ज्यादा जो होती है ना, मतलब जो पॉपुलेशन कितनी है 25 लाख से ज्यादा जाती है तो आप 15% लेते हो, ठीक है। और देखो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट आया है, चेंजेस आया है, लेकिन ये चेंजेस नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा, इस साल से एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी आप आपके एग्जाम के लिए एटलीस्ट आप वो 15%, मतलब वो जो पुराना वाला है जो मैंने आपको करवाया है वही अभी याद रखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है ना वो साल के बीच में से हुआ है, और फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि साल के बीच में से अगर आप चेंजेस करने जाओगे तो, ठीक है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो बेटर है कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम के लिए हो सके तो आप अभी पुराना ही करो, नेक्स्ट ईयर से पूरा नया एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग पुराना एप्लीकेबल करते हैं 672, मतलब यहां पर टैक्सेबल परक्यूजिट 672, और इसका 15% कितना आ रहा है, 100,800, ये उसकी टैक्सेबल वैल्यू। बस अब ये 15% कहां से आया, उसके लिए तो स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के जो रूल्स है वो पढ़ने पड़ेंगे,
वो भी बता देता हूँ। पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है, अगर आपकी पॉपुलेशन है 10 लाख से कम है, ठीक है, मतलब 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो 7.5% आप करते हैं। 10 लाख से अगर 25 लाख तक की पॉपुलेशन है तो आप 10% करते हो, और 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन चली गई तो आप 15% करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चेंजेस आया है, ये बात सही है, आपकी बुक्स जो है न्यू उसमें भी चेंजेस है, लेकिन आप ये चेंजेस अभी इस साल एप्लीकेबल मत करो, आप नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल कर ले। आगे बढ़ेंगे, आपको जो मैंने करवाया ना बस ऐसा करके आ जाओ, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने वाला काम हम लोगों ने अभी कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक केके लिमिटेड है, ठीक है, जहां से एक आदमी रिटायर हो रहा है, मिस्टर कांतिलाल, ओके कांतिलाल होना चाहिए। 3 लाख रुपए उसको रिसीव हो रही है, क्या बोले सर, ग्रेजुएटी, और 5 लाख रिसीव हो रही है कम्यूटेड पेंशन। और आपको बोला गया कि कम्यूटेड पेंशन जो है उसकी टैक्सेबिलिटी निकालो, तो यहां पर कम्यूटेड पेंशन, ओके, तो कम्यूटेड पेंशन आपको कितना मिला, 5 लाख, और इसमें एग्जेम्पशन कितना मिलता है। अभी यहां पर आपको रूल्स पता होने चाहिए कि एग्जेम्पशन कितना मिलता है। तो आपको यहां पर दो बातें सिखाई होगी कि अगर आपको पेंशन, कम्यूटेड पेंशन मिलता है, तो दो बातें देखनी है कि अगर क्वेश्चन में ग्रेजुएटी मिली है, यस देखो यहां पर ग्रेजुएटी मिली, और ग्रेजुएटी नॉट रिसीव, अगर ग्रेजुएटी नहीं मिली है, ओके, और ग्रेजुएटी मिली है, ये दोनों का इंपैक्ट पड़ता है आपकी एग्जाम्शन के ऊपर। अगर आपको ग्रेजुएटी मिली है तो आपका जो एग्जाम्शन है वो 33 और 1/3% हो जाता है, या तो आप सीधा उस पर एक काम करो, ऐसा लिख दो 1/3, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, और यहां पर ग्रेजुएटी नहीं मिलती है तो ऐसे केस में 1/2 ऑफ टोटल पेंशन करो। ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं। तो अभी यहां पर एग्जेम्पशन कितना आने वाला है, 1/2 आएगा या 1/3 आएगा, तो आपको वो टोटल पेंशन का 1/2 या तो 1/3 करना है। क्या बोला, टोटल पेंशन का। अब यहां पर आपको बोला नहीं है कि आपका टोटल पेंशन कितना है, और ये भी आपको नहीं बोला है कि ये जो पेंशन आपने लिया है कम्यूटेड, वो आपने कितना परसेंट पेंशन लिया। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये जो पेंशन है वो 80% पेंशन ही है, तो आपको क्या करना है, 80% के हिसाब से 5 लाख, तो 100% के हिसाब से कितना, बिकॉज आपको टोटल पेंशन निकालना है, क्योंकि टोटल पेंशन का 1/3 या 1/2 आपको एग्जेम्पशन मिलता है। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यही समझेंगे कि ये जो अमाउंट है वो आपकी टोटल पेंशन की अमाउंट है। तो एग्जेम्पशन आपको जो मिलता है वो 5 लाख, एक सेकेंड, 5 लाख के ऊपर, मतलब यही टोटल पेंशन समझ लेंगे, और इसके ऊपर ग्रेजुएट रिसीव किया, यस रिसीव किया है, तो रिसीव किया उसके लिए इसके अमाउंट आएगी 1/3। तो 5 लाख की 1/3 अमाउंट मतलब 166667, और आंसर आने वाला है 5 लाख में से 16663333 और एक और, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू आ गया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पेंशन, ठीक है, आपकी पेंशन की टैक्सेबल वैल्यू ये आ गई, ओके। अगर एग्जाम में ऐसा बोला कि आपने सिर्फ 80% पेंशन ही लिया है और वो 5 लाख, ठीक है, अगर आपका 80% पेंशन 5 लाख है तो आप 100% पेंशन पहले निकाल, और फिर जो अमाउंट आएगी
उस अमाउंट का 1/2 करना या तो फिर 1/3 करना, मतलब ये दोनों में से कोई एक एप्लीकेबल करना। और ये भी दोनों में एप्लीकेबल कैसे करना है तो आपको डिपेंड करता है कि ग्रेजुइटी मिली है या नहीं मिली। अगर ग्रेजुइटी मिली है तो फिर 1/3, और ग्रेजुइटी नहीं मिली है तो देखो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है कि ग्रेजुइटी अगर नहीं मिली है तो 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है तो हम लोग समझ लेंगे कि 5 लाख इज योर टोटल पेंशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स हैज अ 4 हाउस। ओके, 4 घर है, उसमें से 2 तो उसके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रख सकता है, यस। न्यू रूल्स के हिसाब से 2 हाउस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 हाउस, जो हाउस नंबर 3 है वो उसमें बिजनेस कर रहा है, चलो ठीक है, बिजनेस कर रहा है तो हमें देखना ही नहीं है, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैलकुलेशन करते हैं और एक तो लेट आउट, मतलब जो भाड़े पे दिया उसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हाउस नंबर 4 जो है वो हमने लेट आउट किया, मतलब भाड़े पे दिया, महीने का भाड़ा है 10,000। ठीक है, म्युनिसिपालिटी वैल्यू है 1 लाख। तो देखो यहाँ पर आपको सारे स्टेप डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 में सिर्फ आपको म्युनिसिपालिटी वैल्यू ही दे रखी है, कितनी है, 1 लाख। अब यहाँ पर बाकी पूरा कोई डिटेल्स ही नहीं है, म्युनिसिपालिटी वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी स्टेप 1 की वैल्यू हो गई 1 लाख, बस खत्म, बस आगे कुछ मत लिखो, चलेगा। स्टेप 2 क्या है, एनुअल रेंट। 10,000 रुपए महीने का रेंट है और उसको 12 से मल्टीप्लाई करो ना, क्योंकि आपका 10,000 महीने का रेंट आप ले रहे हो, 12 से मल्टीप्लाई करो तो 1,20,000 हो गया, खत्म। और आपको पता ही है स्टेप 3 में आप क्या करते हो, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 इनमें से हायर, इन दोनों में से हायर कौन है, तो बोले सर 1,20,000, ये 1,20,000 ज्यादा है। ठीक है, तो आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं जीएवी, वो आप 1,20,000 कंसीडर करोगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप 1 की वैल्यू, स्टेप 2 की वैल्यू, स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में से जो ज्यादा है वही हम कंसीडर करते हैं। तो आपका जीएवी जिसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,20,000। उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूनिसिपालिटी टैक्स अगर आपने पे किया है तो आप लेस करो। देखो म्यूनिसिपालिटी टैक्स हम लोगों ने 10,000 पे किया है, देखो लिखा है लोकल टैक्स। ओके, तो वो 10,000 आपने पे कर दिया, चलो बात खत्म। ये 1,10,000 हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। कैलकुलेट टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। तो यहां पर आपको एक डिडक्शन मिलता है, और वो डिडक्शन कितना मिलता है, 30% ऑफ NAV। तो आपकी जो NAV वैल्यू है उसका 30%, ये 30% का रूल्स है, आपको 30% टैक्स नहीं भरना होता है अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर। तो आप यहां से 30% माइनस कर दो। और ये आपका फाइनल आंसर 77,000। टैक्सेबल इनकम 7 लाख, सॉरी 77। चलिए एक और क्वेश्चन। हाउस प्रॉपर्टी हैविंग द म्युनिसिपालिटी वैल्यू 1 लाख रुपए और लेट आउट आपने पूरे किया है 20,000 रुपए महीने के हिसाब से। अगर 30,000 रिमेनिंग अनरियलाइज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपको 30,000 जो है वो नहीं मिलने वाले, पैसा गया, डूब गया, भाड़े का पैसा गया, नहीं मिलने वाला, अनरियलाइज है। देखो तो व्हाट वुड बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बस सिर्फ। तो देखो स्टेप 1 कौन सी होती है, तो स्टेप 1 होती है म्युनिसिपालिटी वैल्यू, और ये है आपकी 1 लाख। फिर स्टेप 2 कौन सी है,
तो वो होती है एनुअल रेंट। तो 20,000 रुपये महीने का रेंट है, तो साल का कितना हो जाएगा? 2,40,000। और स्टेप 3 क्या बोलता है? तो बोले स्टेप 3 बोलता है स्टेप 1 और स्टेप 2, उसमें से हायर वैल्यू। तो बताओ हायर क्या होना वाला? 2,40,000। और आपको पता है यहां पर एक वैकेंसी रेंट माइनस होता है। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, अनरियलाइज्ड रेंट भी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड, इसको नीचे ले लेंगे, ये बाद में करेंगे। यहां से आपको अनरियलाइज रेंट लेस करना है, जो कि है आपके पास 30,000। ठीक है, वो स्टेप 2 में आप अनरियलाइज रेंट क्या करते हो? लेस। क्योंकि आपको उतना भाड़ा नहीं मिलने वाला, डूब गया पैसा, गया, बर्बाद, पैसा बर्बाद। ओके, कितना? 2,10,000। अब आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो वैल्यू है वो कितना है? तो 1,00,000 और 2,10,000, उसमें से हायर वैल्यू कौन सी है? तो बोले सर 2,10,000। अब इसमें से वैकेंसी रेंट माइनस होता है। ओके, लेकिन वैकेंसी है नहीं, होता तो माइनस होता, अभी जाने दो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने। होता तो माइनस करना, नहीं है तो बस खत्म। हमारे पास जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो यही है, 2,10,000। बस खत्म। ओके, बस इतना करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अगर वैकेंसी होता तो वैकेंसी रेंट माइनस कर देते, आपको मिल जाता ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वैकेंसी रेंट नहीं है तो आपको बस कुछ नहीं करना, यही आपका जीएवी हो गया। अगर वैकेंसी होता, वैकेंसी रेंट अगर होता तो माइनस करते, नहीं है तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो गया। डन। बस आपके जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको चैप्टर में जो एबीसीडी सिखाता हूँ ना, ये चैप्टर की जो बेसिक होती है, जो चैप्टर की जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बस उतना भी याद रखो ना, तो देखो उधर से 30-35 मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको 40+ लेके जाती है। ठीक है, बस। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।